इसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 1 जुलाई 2017। ये इसका डेट ऑफ बर्थ है, 1 जुलाई 2017 में आया। आने की प्लानिंग, जैसे किसी का भी बर्थ होता है तो उसकी प्लानिंग बहुत पहले से हो जाती है, इसकी प्लानिंग 18-20 साल चली और उसके बाद 1 जुलाई 2017 को ये भारत में आया। और इसके लिए नारा दिया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जो बाद में एडवर्टाइजमेंट प्रूव हो जाएगा, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट है, अभी कई सारे टैक्सेस और निकलेंगे, लेकिन ये एक नारा था। बस इतनी बेसिक बात कर रहा हूँ। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2017 और वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ ये नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया। तो 1 जुलाई 2017 से ये पूरे भारत में लागू हो गया। इट वॉज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, लेकिन आपने कई जगह पढ़ा होगा होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो वो सारी स्टोरी हम लेके जाएंगे। तो होल ऑफ इंडिया में ही हुआ था ये, एक्सेप्ट J&K, 1 जुलाई 2017 को। बेसिक है, बाकी तो मेरे नोट्स में सब कवर होगा। आज नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज हम सिर्फ ओवरव्यू बनाएंगे। शायद इतनी बात के बाद आज पूरे 1-1.25 घंटे के लेक्चर में हम जीएसटी तक अप्रोच बनाएंगे। बस स्टार्टिंग तो हमने ऐसे करी जैसे जीएसटी समझाएंगे आपको, लेकिन लगभग 1-1.25 घंटे के बाद हम फिर फाइनली इस स्लाइड पर वापस आ पाएंगे। 1-1.25 घंटे आपको स्टोरी सुननी है, टैक्सेशन कैसे आता है, क्या आता है, क्या नहीं आता है। जिन्होंने डायरेक्ट टैक्स हमारे साथ खत्म कर लिया उनको भी इस स्टोरी को दोबारा अच्छे से ठीक से समझना है, और उसके बाद क्यों ऐसा हुआ कि 1 जुलाई 2017 को इसको आने की जरूरत पड़ गई, तो वो बैकग्राउंड हमें समझना पड़ेगा। क्या सर वो बैकग्राउंड हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है? द आंसर इज यस। हमारे एग्जाम में उस बैकग्राउंड मटेरियल से क्वेश्चंस आते हैं और वो हमारे यहाँ चैप्टर के रूप में भी है। ठीक है, सो आपके यहाँ जो टैक्स लॉज का पेपर है 2 पार्ट में है, इनकम टैक्स और दूसरा क्या है, जीएसटी। दिस इज ऑफ 60 मार्क्स एंड इट इज ऑफ 40 मार्क्स। 60 मार्क्स के लिए लगभग 3.5-4 महीने पढ़ते हैं और 40 मार्क्स के लिए लगभग 25 दिन, 25 क्लासेस मैक्सिमम रहेंगे जीएसटी की। सो अभी तक अगर हम बात करें तो ये तो खैर सिलेबस की बात हुई, सिर्फ इतना पता लगा कि जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कब आया? 1 जुलाई 2017 को। कहाँ आया? पूरे भारत में, लेकिन कहाँ नहीं आया? J&K में। ये क्या कहानी है बताएंगे, और किस नारे के साथ आया? वन नेशन वन टैक्स। नाउ आई स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, जितनी भी जानकारी आपके पास है। व्हाट इज टैक्स? व्हाट इज टैक्स? आवाज आ रही है। कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। हमें गवर्नमेंट को अगर कोई कंपल्सरी पेमेंट देना है, दैट इज नोन एज टैक्स। कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। क्यों देना पड़ता है ये टैक्स? क्यों कंपल्सरी पेमेंट है? ऑप्शनल क्यों नहीं है? ऑप्शनल होगा तो कोई छोड़ देगा, कोई नहीं देगा, लेकिन क्यों दे? सरकार तो हमने बनाई ना, तो सरकार हम पे कोई कंपल्सरी पेमेंट थोप सकती है या नहीं थोप सकती है? भाई मोदी सरकार कौन लेके आया है? हम लोग। जो हमारे भारत में लिखा भी है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, सब कुछ वही है। सरकार क्या है? मतलब सरकार कौन है एक्चुअली में? जनता। आप लोग हैं सरकार। हाथ तक नहीं निकल रहा, इसीलिए आप नहीं चला पा रहे, इसलिए आप लोग अपने प्रतिनिधि अपॉइंट करते हैं वोट देके, जो चलाते हैं। भाई 130 करोड़ लोग थोड़ी ना अपने अपने डिसीजन लेंगे, तो हम लोग वोट देके अपने प्रतिनिधि को लेके आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हम है। अब मेजर बात आती है कि हमें गवर्नमेंट को कंपल्सरी पेमेंट क्यों करना पड़ रहा है? गवर्नमेंट आज कुछ भी लगाए, बोले साहब आपको टैक्स देना है, तो क्यों देना है टैक्स? क्योंकि गवर्नमेंट हमारे बहुत सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर्स कर रही है उनके लिए। बट भैया मैं पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं तो अपने घर में ही रहता हूं,
मैं क्यों चक्कर में पढ़ूं? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इट इज कंपलसरी। तो कंपलसरी बना कैसे? कोई भी चीज कंपलसरी या कुछ भी होगी दैट इज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बंधे हुए हैं, हम सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बंधे हुए हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ लिखा हुआ है तो हमें उसे मानना पड़ेगा टू कंटिन्यू अवर सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, देखिए जितने भी आप एक्ट पढ़ेंगे उनमें सेक्शंस होते हैं। सेक्शंस क्या होते हैं? पैराग्राफ्स के नंबर, सीरियल नंबर है एक तरीके से। बट क्या होता है, किसी भी एक्ट को पढ़ेंगे तो उन सीरियल नंबर्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वो जो है सेक्शन बना दिए उन्होंने। जब भी कोई बात चेंज होगी तो उसे सेक्शन बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल बोला जाता है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 5, आर्टिकल 8, आर्टिकल ये। तो एक आर्टिकल है 265 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये बैकग्राउंड मटेरियल, जब मेरा मटेरियल आएगा तो उसमें लाइन टू लाइन में आपको दोबारा पढ़ा दूंगा, रिवीजन हो जाएगा। अभी अपनी मर्जी से जो नोट करना है कर सकते हैं। तो आर्टिकल 265 है जो ये कहता है नो टैक्स कैन बी लेवीड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता जब तक लॉ ना हो। 265, आर्टिकल 265, यानी अगर आप आगे से कभी भी कोई टैक्स पढ़ेंगे तो पहले उसका एक लॉ होना चाहिए। मैं आपको कोई भी टैक्सेशन पढ़ाऊंगा तो उसका एक लॉ होगा, लॉ से मतलब उसका एक एक्ट होगा। तो चाहे मैं जीएसटी पढ़ाऊं, चाहे इनकम टैक्स पढ़ाऊं, चाहे कुछ भी पढ़ाऊं, आपको सबसे पहले पूछना पड़ेगा सर थ्रू विच एक्ट। और मैंने बोला नहीं, नरेंद्र मोदी ने फेसबुक से लाइव करके बोला है कि टैक्स लगेगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता। तभी लगेगा जब क्या बनेगा? लॉ। यानी लॉ से मतलब हमें उसके लिए क्या चाहिए? एक एक्ट। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जीएसटी आ गया भारत में, तो इसका मतलब जीएसटी लगने के लिए एक एक्ट होगा। अगर मैं बोलूं इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, तो इनकम टैक्स का एक एक्ट होगा। आज बेसिक बैकग्राउंड मटेरियल जिससे आपको एक बेस बन जाए कि हाँ सर हमें कैसे कैसे मूवमेंट लेनी है। तो आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि भाई अगर आपको कोई भी भारत में टैक्स लगाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? अथॉरिटी ऑफ लॉ, दैट इज एक्ट चाहिए। एक्ट कौन बनाता है? आर्टिकल 245। ये किसके बारे में बनाता है? ये बताता है एक्ट कौन बनाता है, ये बताता है। यानी पहले अगर मेरे को कोई भी टैक्स पढ़ना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या इसका एक्ट है या नहीं। अगर एक्ट नहीं है तो नहीं लगेगा। एक्ट है तो एक्ट कौन बनाएगा? कौन बनाएगी एक्ट? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नहीं बनाती है। पहली बच्चों से काफी गलती हो जाती है कि भारत की सरकार एक्ट बनाती है। लेकिन कितनी चीजों में हम तारीफ करते हैं, भाई मोदी जी ले आए। कितने में अभी विरोध हो रहा है कि साहब जो है वो एनआरसी जो है मोदी जी ला रहे हैं, लेकिन अभी आप कह रहे हो पार्लियामेंट करता है। और कभी वो कहते हैं कि सीए ए बन गया, सीए बी से बिल था वो एक्ट बन गया, उसमें मोदी जी के पुतले फूके जा रहे हैं। कुछ लोग मोदी जी के जो है तारीफ कर रहे हैं। तो मोदी जी से क्या मतलब? मोदी जी कह रहे हैं अभी तो तुम बोल रहे हो कि मेरे से कोई मतलब नहीं है। भाई मेरे से क्या मतलब? पार्लियामेंट में तो सभी पार्टीज होती हैं, तो मेरे को क्यों फूंक दिया? बताइए। तो पार्लियामेंट में होते हैं तो मोदी जी का क्या मतलब है? पार्लियामेंट में तो सभी लोग हैं, हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अरे मेजॉरिटी से क्या फर्क पड़ता है? ड्राफ्ट गवर्नमेंट आती, गवर्नमेंट प्रपोज कि वो चाहती क्या है। गवर्नमेंट बिल लाती है, बिल, कैब, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये मोदी जी का दिमाग है। जब वो एक्ट बनेगा वो पार्लियामेंट है। तो अगर हम बोले कि क्या भारत सरकार का कोई रोल ही नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत सरकार ड्राफ्ट लाएगी, बिल लाएगी, और फिर वो बिल जब पास हो जाएगा तो वो एक्ट होगा। यानी एक्ट, और हमें क्या चाहिए टैक्स लगाने के लिए? एक्ट। तो एक्ट कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी।
या स्टेट लेजिस्लेशन बनाएगा। यह स्टेट लेजिस्लेशन बनाएगा। पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट वो बनाएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज करेगी, स्टेट लेजिस्लेशन वो बनाएगी जो स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी। यानी प्लीज मेरी बात समझिए, कोई भी टैक्स लगना है, जल्दी बोलो, कोई भी टैक्स लगना है, लग जाएगा ऐसे ही, कोई एक्ट होगा? आगे से तुम्हें कोई भी टैक्स पढ़ाया जाएगा तो तुम सबसे पहले क्या पूछोगे? एक्ट क्या है, एक्ट क्या है। एक्ट कौन बनाएगा? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन? प्रपोज कौन करेगा? गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज करेगी तो पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज करेगी तो स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा, यहां पे विधानसभा, विधान परिषद, ये सब करेंगे। अब मेजर बात आती है कौन प्रपोज करेगा? अब जैसे जीएसटी है, ये कौन लाएगा? स्टेट क्यों नहीं लाएगा? है नहीं तो ये कैसे डिसाइड होगा कि पूरी कंट्री पे लगाना है या स्टेट पे लगाना है? मजा नहीं आ रहा। हम यूपी ने मना करते, बोले हमें ये सब जीएसटी पीएसटी नहीं, ये क्या। उस समय तो चलो योगी जी थे, मान लो अखिलेश होता, कहता नहीं हम नहीं, कुछ नहीं। ममता दीदी मना कर दें, बोले क्या है ये नरेंद्र मोदी का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ममता दीदी ने मना कर दिया, तो ममता दीदी मना कर सकती है नहीं कर सकती? वो तो करेंगे। तो ऐसे कैसे कौन सा प्रपोजल लाएगा? तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 246। ये कोर्स में है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं रिलेट कर रहा हूं। यानी सबसे पहले एक्ट होना चाहिए। एक्ट कौन बनाएगा? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन। कब पार्लियामेंट बनाएगी, कब स्टेट लेजिस्लेशन बनाएगी? आर्टिकल 246 बताएगा। मैटर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये है आर्टिकल 246 में। यानी कौन से मैटर ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे और कौन से मैटर ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। ये आपने कभी पढ़ा हुआ है कि 3 लिस्ट होती हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। हैव यू एवर read this thing कि list 1, list 2, list 3? list 1 is known as union list, list 2 is known as state list, list 3 is known as concurrent list। मैंने बता दिया जीएसटी पे हम बिल्कुल आखिरी मिनट पे पहुंचेंगे। शुरुआत तो हमने ऐसे की थी जैसे जीएसटी सब अभी बता देंगे, अब पूरे 1 घंटे तक के बाद आप पहुंचोगे अच्छा इस वजह से जीएसटी आया, ऐसे ऐसे ये मुद्दे मेन होने चाहिए, ये एक्ट होना चाहिए, तब बात खुल के आ जाएगी। फिर मैं कल से शुरू कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तो आप फाउंडेशन से आए हो, आपको कोई टैक्स का अकल नहीं है, पहले वो अकल डालनी पड़ेगी। तो भैया तीनों आर्टिकल रिलेट हुए, 265 एक्ट चाहिए, ठीक है साहब। एक्ट लाएगा कौन? 245 पार्लियामेंट लाएगी या मतलब सेंट्रल प्रपोज करेगी या स्टेट प्रपोज करेगी? सब कौन प्रपोज करेगा? 246 का मैटर। 246 में 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 के मैटर कौन किसके हाथ में होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। टू बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर होते हैं ये। नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर होते हैं। पूरे देश की इंपॉर्टेंस के मैटर होते हैं, वो लिस्ट 1 में डिफाइंड है। और टैक्स एंड नॉन टैक्स दोनों मैटर्स होते हैं। टैक्स मैटर्स भी होंगे और नॉन टैक्स मैटर्स भी होंगे। स्टेट लिस्ट, इसमें क्या होगा? मैटर्स टू बी डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। रीजनल इंपॉर्टेंस के होंगे ये। रीजनल इंपॉर्टेंस के मैटर होंगे। झारखंड बैकवर्ड है, झारखंड को अपलिफ्ट करना है,
अब इसके लिए मोदी जी नहीं सोच पाएंगे, तो वहाँ की गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे मैटर होंगे जो अपलिफ्टमेंट के लिए होंगे, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट के अंदर होंगे। इसके अंदर भी टैक्स और नॉन टैक्स दोनों मैटर होते हैं, दोनों मैटर होते हैं। लिस्ट 3 matters to be decided by state government, but if it is not uniform in all states, then central government interfere। अभी समझाता हूं क्या है। ये मैटर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होगा सारे स्टेट में तो देन सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। जैसे एजुकेशन है, मेरी बात सुनिए, ये पहले ऐसे मानते हैं सरकारी नौकरी की बात। सरकारी नौकरी में क्या मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए? अब दिल्ली में बहुत एजुकेशन सिस्टम है, तो वहां बोला गया कि साहब यहां पर कम से कम ग्रेजुएट इंसान को सरकारी नौकरी मिलेगी, ये होना चाहिए। इधर झारखंड में एजुकेशन सिस्टम बहुत बैकवर्ड है, अगर वहां पे भी यही लगाया गया तो वहां तो लोग पहले अपना पेट भरना देखते हैं या पहले एजुकेशन को देखते हैं? क्योंकि वहां इतनी गरीबी है तो वो पेट भरने के लिए मजदूरी पे उतर आते हैं। भाई हम लोगों के यहाँ तो फिर भी बहुत अच्छा सिस्टम है, तो हम पहले एजुकेशन करते हैं क्योंकि हमारे पास बाकी सारी चीजें अवेलेबल है। थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए। लेकिन क्या है, मान लीजिए झारखंड है या जहाँ आदिवासी ट्राइबल्स एरिया है, वहां पे पहले उन्हें पेट भरना है, पेट भरने के बाद जब थोड़ा बहुत मिला तो पढ़ लेंगे। तो उस स्टेट में एजुकेशन स्टैंडर्ड्स आर वेरी वीक। अब वहां पर उनको अपलिफ्ट करना है, वहां गवर्नमेंट जॉब देनी है, क्या वहां पे भी बीकॉम ही रख दें? तो हो सकता है स्टेट को लगे ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो स्टेट ने ये डिसाइड करा कि भाई जो है हम यहां पर जो सिलेक्शन करेंगे वो किस मैटर पे करेंगे? 12th में। 12th पास को हम अपने यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स दे देंगे। तो यहाँ पे चेंज हो गया नहीं हो गया? क्या इससे देश को कोई फर्क पड़ रहा है? स्टेट गवर्नमेंट की जॉब झारखंड में अगर 12th पास ले लेता है तो झारखंड के अंदर ही रहेगा। तो ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर नहीं है, ये रीजनल इंपॉर्टेंस है, लिस्ट 2 में डाल दिया। अब यहां पर एक बात यह समझने की है कि एजुकेशन वहां झारखंड में 12th के बाद मिल रहा है, यहां पर बीकॉम के बाद मिल रहा है। अब वहां एजुकेशन इतनी पुअर थी कि उन्होंने 12th पास करने के लिए 6th का सिलेबस डाल दिया झारखंड ने। यानी पेपर बच्चा 12th का देने जा रहा है, वह 6ठी का पढ़ के पास हो गया। बोलिए ये बात चलेगी या नहीं चलेगी? क्यों? अब क्या दिक्कत है? अब क्या प्रॉब्लम होगी? सीए इंस्टीट्यूट ने कहा सीए फाउंडेशन के लिए, सीएस इंस्टीट्यूट ने कहा सीएस फाउंडेशन के लिए 12वीं पास होना चाहिए। अब वो 6ठी का, एक्चुअली में 6ठी पास है, 12वीं की मार्कशीट लेके घूम रहा है। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम आ जाएगी, तो गवर्नमेंट ने कहा अब एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दे खुद डिसाइड करो, बट जो सिलेबस है वो कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना। अगर यूनिफॉर्म सिलेबस नहीं होगा तो आई विल इंटरफियर। हाँ, आपको केजरीवाल जी, आपको अपने स्कूलों को कितना अच्छा करना है नहीं करना है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने स्कूलों में फ्री एजुकेशन देनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके यहाँ का एजुकेशन का स्टैंडर्ड मेरे यहाँ के एजुकेशन स्टैंडर्ड से डिफरेंट होगा, तो फिर कल यही लोग जब आईएएस की परीक्षा देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, नेशनल परीक्षाएं देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा एजुकेशन को इंडिविजुअली आप डिसाइड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? कुछ मामलों में यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो ऐसे मैटर होते हैं, और यहां पर नॉन टैक्स मैटर होते हैं केवल। जुडिशरी भी यहीं का होता है, जुडिशरी भी यहीं के मैटर होते हैं। जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें यहीं पर होती हैं। तो बहरहाल हमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मतलब होता है। लिस्ट 1 ऐसे मैटर्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस के, लिस्ट 2 ऐसे मैटर जो स्टेट इंपॉर्टेंस के, लिस्ट 3 ऐसे मैटर जो स्टेट डिसाइड करे, बट अगर कहीं उससे अगर वो चेंज कर लेते हैं स्टेट आपस में स्टैंडर्ड, और उससे कहीं ना कहीं नेशन पे फर्क पड़ने वाला है, तो लिस्ट 3 में डाल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर। यहां मेन पावर किसके पास है लिस्ट 3 में?
स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट ही तो बना रहा है सब कुछ, सारी चीजें तो वही डिसाइड कर रहा है, बस यूनिफॉर्मिटी कर रहे हैं आपस में। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कोई प्रपोजल में आ ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ इंटरफेयर करेगा। इज इट क्लियर? तो अब तीनों आर्टिकल्स जोड़ते हैं। कोई भी अगर हम आपको कभी भी टैक्स पढ़ाएंगे तो आप सबसे पहले क्या पूछेंगे? सर इसका एक्ट कौन सा? अगर मैं एक्ट नहीं बता पाता हूं तो वो टैक्स भी नहीं लगेगा। अगर मैं एक्ट बताता हूं तो फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल ने लगाया है टैक्स या स्टेट ने लगाया है? सेंट्रल ने लगाया होगा, थ्रू पार्लियामेंट एक्ट बना होगा। सेंट्रल ने लगाया है तो वो कहां पे लागू हो जाएगा? ऑल ओवर इंडिया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का प्रॉब्लम होता है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जम्मू एंड कश्मीर का क्या प्रॉब्लम है। 3 आर्टिकल पढ़ने के बाद एक आर्टिकल था 370, जिसके बारे में अभी आपको सुना ही होगा कि अब वो आर्टिकल नहीं रहा, लेकिन पहले हम उस आर्टिकल को ये मानते हैं कि वो था और फिर हटा तो क्या इफेक्ट आएगा। एक आर्टिकल है 370, इसको पढ़ाने से पहले भी मैं बता दूं, जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो 2 चीजों हमेशा सही से पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट टू, एक नॉट विद स्टैंडिंग। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, सब्जेक्ट टू 370 लिख दिया, आर्टिकल 370, तो इसका मतलब क्या होता है? जो मैं बात कह रहा हूं वो चलेगी, लेकिन अगर 370 में कुछ इसके अपोजिट कह दिया गया तो किसकी बात चलेगी? 370। सब्जेक्ट टू का मतलब 370, मतलब जिसके लिए भी हम सब्जेक्ट टू लगा रहे हैं उसको ध्यान में रखना है। अगर उसने कुछ और कह दिया तो हम नहीं चलेंगे, तो हम भाड़ में जाएंगे। अगर नॉट विद स्टैंडिंग लिखा है 370, तो इसका मतलब 370 कुछ भी कहे, जो हम कह रहे हैं वो चलेगा, 370 भाड़ में जाए। यानी 2 तरीके से पढ़ा जाता है एक्ट, या तो सब्जेक्ट टू लिखा जाता है, नॉट विद स्टैंडिंग। सब्जेक्ट टू लिखा है तो आप जो बातें कह रहे हो सारी तब खराब हो जाएंगी जिस समय सब्जेक्ट टू वाला अगर किसी ने कुछ और बोल दिया तो उसकी चलेगी। अगर नॉट विद स्टैंडिंग लिखा है तो फिर आपकी चलेगी। जैसे मैंने इनकम टैक्स में आपको 43 भी पढ़ाया तो ऊपर लिखा था नॉट विद स्टैंडिंग, तो फिर बात खत्म हो गई थी। इनसे कुछ पर्सनल बात चल रही है इनकम टैक्स की, ठीक है, तो वो जो है ध्यान आ गया, इसलिए इंपॉर्टेंट थे। तो सब्जेक्ट टू और नॉट विद स्टैंडिंग ऐसे होता है। अब क्या था, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू आर्टिकल 370। इसका मतलब कोई भी बात चलेगी, कोई भी मैटर चलेगा। 246 245 में जब एक्ट बनाया जाएगा तो उसमें लिखा हुआ सब्जेक्ट टू आर्टिकल 370। इसका मतलब 245 वाली सारी बातें मान ली जाएंगी, लेकिन अगर आर्टिकल 370 ने कुछ भी उलट दिया तो बात नहीं मानी जाएगी। नाउ व्हाट इज आर्टिकल 370? आर्टिकल 370 भारत में लगाया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आपको थोड़ा सा एक 5 मिनट की स्टोरी और समझनी पड़ेगी। भारत जब छोटा हो रहा था, यानी पाकिस्तान अलग हो रहा था भारत से, तो उस समय 2 राष्ट्र की नीति आई गई थी। मुस्लिम हिंदू 2 राष्ट्र बनने थे, इंडिया को डिवाइड किया जा रहा था। तो उसमें सब लोगों को ऑप्शन दिया गया कि जो जो अलग होना चाहते हैं वो हो जाए। तो सारे राजाओं ने तो डिसाइड किया कि भाई हम मर जाएंगे या तो इंडिया में या पाकिस्तान में। बट एक राजा थे हरि सिंह, ही वॉज द एम्परर, ही वॉज द किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने डिसाइड किया, हरि सिंह ने, कि ना मैं इंडिया में जाऊंगा ना मैं पाकिस्तान में, और मैं अपना एक देश चलाऊंगा। यानी जब भारत डिवाइड हुआ तो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 3 में। भारत इधर रह गया, पाकिस्तान उधर रह गया, और जम्मू एंड कश्मीर भी रह गया, JNK। हरि सिंह ने कहा हम चलाएंगे। उस समय नेहरू जी ने हरि सिंह को समझाया कि बेटा ऐसा है, तू ज्यादा पास जिसके है ना पाकिस्तान के, वो हमला कर देंगे और तुम पे इतना सैन्य बल भी नहीं है, तुम्हारी लग जाएगी, इस समय गुरूर में मत आओ, हम में मिल जाओ। हरि सिंह सैड कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हम जो है हम अपने राजा रहेंगे, हम अपने जो है देश अब खुद चलाएंगे। देन हुआ वही, पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक कर दिया एंड कश्मीर के पास इतना सारा डिफेंस अवेलेबिलिटी, डिफेंस गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। देन हरि सिंह भागे भागे किसके पास आए? इंडिया के पास मदद मांगने। नेहरू जी ने कहा मदद तो कर देंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, मदद कितनी बार करेंगे और हम अपना क्यों सारी चीजें खर्च करें दूसरे देश पे, इसलिए तुझे समझा रहे थे कि हमें मिल जा।
देन हरि सिंह ने कहा अब मिलूंगा तो बड़ी बात खराब होगी, क्योंकि अब तो सबको पता है हमारा देश अलग है, अब अगर आप में मिलेंगे तो बड़ी बात खराब होगी। तो अब ऐसा क्या करें, मिलना तो मैं चाह रहा हूं लेकिन मिलूं कैसे, अब तो बात खराब हो जाएगी। तो नेहरू जी ने कहा एक रास्ता निकालते हैं, तो हमारे में ही मिल जा, लेकिन तुम्हारे लोगों को हम एक स्पेशल पावर दे देते हैं, तुम्हारे स्टेट को, कि जैसे आज वो इंडिपेंडेंटली चीजें डिसाइड करते हैं वैसे ही डिसाइड करें, और जो भी हमारे इंडिया में होगा वो आपको लागू कराना या नहीं कराना आप अपने आप डिसाइड करिए, लेकिन आप इंडिया में मिल जाइए, जिससे आपको डिफेंस की सारी चीजें मिल जाए। आप इंडिया का भाग रहेंगे तो इंडिया आपको सेव करने में रहेगा। इससे क्या होगा, आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो भी आपके पास रहेगी, सारी चीजें आपके ऊपर जब लगनी होंगी आप लगाना चाहे लगाएं, नहीं लगाना चाहे नहीं लगाएं। दूसरी बात, आप इंडिया में मिल जाएंगे तो हम आपकी मदद करेंगे क्योंकि आप हमारे इंडिया का पार्ट हो। देन हरि सिंह को ये बात समझ में आ गई, उसने कहा इसका रिटन डॉक्यूमेंट दो, कैसे मानूं। देन आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस किया गया और कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया, कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया। और यह कहा गया इसलिए हर आर्टिकल में भैया जो भी लगेगा उसमें सारे भारत में तो लग ही जाएगा जब नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर से हमें पूछना पड़ेगा। उनकी असेंबली में अगर पास हो जाएगा तो ओके, उन पे भी लग जाएगा, नहीं पास होगा तो नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? तो जब जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो 1 जुलाई को जब आया तो वो नेशनल इंपॉर्टेंस में था, अभी बताऊंगा क्यों आया, नेशनल इंपॉर्टेंस का क्यों बना। तो उसे जब प्रपोज किया गया तो वो होल ऑफ द इंडिया पे लग गया। अच्छा पहले ये बताइए, इसको छोड़िए, लिस्ट 1 का अगर कोई आइटम है वो मोदी जी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, बिल बना दे, बिल बना के पार्लियामेंट में पास हो जाए। लेकिन यहां मजा नहीं आ रहा, हमें पसंद नहीं आ रहा, यूपी को पसंद नहीं आ रहा, बताइए लगेगा या नहीं लगेगा? ममता दीदी को पसंद नहीं आ रहा, लगेगा। जम्मू एंड कश्मीर वालों को पसंद नहीं आ रहा, उनकी मर्जी, वो वहां चाहेंगे तो पास कराएंगे वरना नहीं कराएंगे। तो जब जीएसटी आया तो सब में लग गया, लेकिन मोदी जी ने उस समय वहां पे महबूबा वॉज दी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने महबूबा को मनाने की कोशिश करी। तो मोदी जी ने महबूबा को बोला कि आप मान जाओ, तो महबूबा टुक द टाइम, महबूबा ने कहा अभी सोचती हूं, और महबूबा 1 जुलाई को नहीं मानी। तो इसलिए जब जीएसटी लगा तो 1 जुलाई को एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लगा। महबूबा को मनाने में मोदी जी नाकामयाब हो गए। महबूबा मतलब शी वाज नेम चीफ मिनिस्टर, शी वाज देयर। एंड देन 8 जुलाई को महबूबा मान गई और जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी लग गया। तो थोड़ा सा लेट आया। क्या मोदी जी ने ममता दी को भी मनाया होगा? नहीं, उन्हें बताया होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया लैंग्वेज है। ये कहानी भी समझ में आ गई। तो अगर मैं उस स्लाइड पे वापस जाता हूं जो थी, अब आपको समझ में आएगी। एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज ऑफ 370, बट जम्मू एंड कश्मीर में कब लग गया? 8 जुलाई 2017 को। लिस्ट 1 2 3 यहां तक बात समझ में आ रही है। आर्टिकल 370 समझ में आ गया। सब्जेक्ट टू नॉट विद स्टैंडिंग की बात समझ में आ गई। अब भारत का टैक्स स्ट्रक्चर देखें क्या है। बिफोर जीएसटी क्या था, ये एक चार्ट बना लेंगे मेरे साथ साथ। टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया बिफोर जीएसटी, जीएसटी आने से पहले, जीएसटी आने से पूर्व, जीएसटी की पूर्व संध्या पे भारत का टैक्स स्ट्रक्चर क्या था। इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर कर लेते हैं। अच्छा वैसे आर यू अवेयर व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? एक सेकंड में इस चार्ट को पूरा करने से पहले एक बात और कर लूं आपसे। टैक्स कितने तरीके का होता है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस? डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं विच कैन नॉट बी शिफ्टेड। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जिनका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। तो इट कैन नॉट बी शिफ्टेड। it can be shifted
टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। इसमें जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी के ऊपर भार पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जिससे वसूला जाता है भार किसी और पे पड़ता है, यानी पेयर कोई और होता है और बर्डन किसी और पे पड़ता है, बर्डन क्योंकि शिफ्ट हो जाता है। ये इनकम पे लगता है, ऑन इनकम होता है। ये ऑन गुड्स एंड सर्विसेज होता है। डायरेक्टली आपसे लूंगा, इनकम टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? गुड्स और सर्विसेज पे लिए जाते हैं। गुड्स और सर्विसेज के 130 करोड़ लोग कंज्यूमर है, उन सबसे लेना, उन सबका हिसाब रखना किसने कितना कंज्यूम करा मुश्किल है। तो गवर्नमेंट कहती है इसमें जो बेच रहा है, क्योंकि वो एक आदमी 2000-5000 लोगों को बेच रहा है, तो वो सब टैक्स कलेक्ट करके हमें जमा करा दे। तो इससे क्या है, 130 करोड़ शॉर्ट होके 5-10 लाख रह जाएंगे, और 5-10 लाख ही तो इन सबको सर्व कर रहे हैं, उनसे हमारे पास आ जाएगा टैक्स। अगर हम सबसे वसूल रहे होते तो कितना मुश्किल हो जाता, कौन कितना गुड्स ले रहा है, कौन सा, गवर्नमेंट का कलेक्शन बहुत बढ़ जाता। तो गुड्स और सर्विसेज पे जो भी टैक्स लगते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, एंड दैट कैन बी शिफ्टेड। मतलब मैं आपको देखिए, हम आपको सैटेलाइट क्लासेस भी कुछ प्रोवाइड कराते हैं, तो उस सर्विस पे सैटेलाइट वाले टैक्स चार्ज करते हैं, जीएसटी, वो हमसे लेते हैं। अब क्या हम अल्टीमेट कंज्यूमर है उसके, तो हम क्या करेंगे, वो जीएसटी हम आपसे ले लेंगे। हम एक बिल आपको देंगे, ऐड जीएसटी करेंगे, आपको कोई ऑब्जेक्शन होगा नहीं। एक हम आपको एक बिल दे रहे हैं 10,000 रुपए का क्लास का, उसके ऊपर लिख रहे हैं ऐड इनकम टैक्स ऑफ गौरव सर, बहुत दे रहा हूं मैं इनकम टैक्स, तो मैंने कहा वो भी आप पे लगा देता हूं। अब आपको कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? जीएसटी भी तो दे ही रहे थे आप। इनकम टैक्स वो टैक्स है विच आई कैन नॉट शिफ्ट, मैं आपसे चार्ज नहीं कर सकता। अच्छा देखिए, जीएसटी लगा, क्लासेस वालों ने पहले मुझ पे लगाया, मैंने आप पे शिफ्ट करा। अब आपके दिमाग में ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है, अब आप ढूंढ रहे हैं किसी को, बोले अब हम किसी पे शिफ्ट करेंगे, बिकॉज इट कैन बी शिफ्टेड, क्योंकि आप अल्टीमेट कंज्यूमर हो चुके हैं। ऐसा मत करिएगा बोले ये तो शिफ्ट करके मानूंगा इनडायरेक्ट टैक्स है, बिकॉज आप समझ रहे हैं, यू जैसे ही आप अल्टीमेट कंज्यूमर पे रीच करेंगे, ये खत्म हो गई कहानी। इज इट क्लियर? तो अब जरा टैक्स स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया बिफोर जीएसटी। जीएसटी की पूर्व संध्या पर भारत में क्या इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर था? इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, टाइम लगेगा। दो लोग लगाते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जिन टैक्सेस को लगाती थी उनका नाम था एक्साइज ड्यूटी। इसका मैं बताऊंगा क्या मतलब है। दूसरा होता था सर्विस टैक्स, तीसरा होता था कस्टम ड्यूटी, चौथा होता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी। स्टेट गवर्नमेंट जो लगाती थी वो लगाती थी एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, ठीक है, ओपियम, हेम्प, इन सब चीजों पे लगाती थी। बताएंगे क्या है। सेकंड, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट लगाती थी, ठीक। एंटरटेनमेंट टैक्स, यूपी ने एंटरटेनमेंट टैक्स फ्री किया, मूवी सस्ती हुई, ऐसा सुनते हैं ना, यूपी में ये सस्ती हो गई पिक्चर, वो महंगी हो गई, यूपी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। इस तरीके के टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इन सब के मैं बता देता हूं। एक्साइज ड्यूटी लगता है ऑन मैन्युफैक्चरिंग, जब भी आप कुछ बनाएंगे यू हैव टू पे एक्साइज ड्यूटी। जब भी आप कुछ बनाएंगे तो आपको क्या पे करना पड़ता है? एक्साइज ड्यूटी। जब भी आप कुछ बनाएंगे, ड्यूटी एंड टैक्स में क्या अंतर होता है? ड्यूटी होता है ऑन पर्टिकुलर इवेंट, जैसे इवेंट हो गया लग जाएगी। टैक्स होता है रेवेन्यू बेस। एक्साइज ड्यूटी, मैंने ये ग्लास बनाया, अब बिका या नहीं बिका मतलब नहीं, एक्साइज देना पड़ेगा। अगर टैक्स है तो जब रेवेन्यू आएगा, सेल्स टैक्स,
सेल होगी, टैक्स आएगा। कस्टम ड्यूटी, जैसे ही आप माल इंपोर्ट करके लाए, अब आप कह रहे नहीं नहीं इसे हम ना बेचेंगे नहीं, वो कह रहे चुपचाप दे, कस्टम ड्यूटी है, इंपोर्ट कर लाए, इंपोर्ट पे देनी होती है, इसका क्या करेगा आगे ये मत बताओ। अब हमने एक माल बनाया, स्टॉक करा हुआ है, क्या इस पे सेल्स टैक्स लगेगा? नहीं, लेकिन बनाने के बाद स्टॉक करा हुआ एक्साइज ड्यूटी लगेगी। उसका भी पूरा था कि वो रिमूवल ऑफ फैक्ट्री पे लगती है, बट फिर भी मान लेते हैं कि जो है ये इस तरीके से था। तो एक्साइज ड्यूटी जब आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विस टैक्स जब आप सर्विसेज देते थे, कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स के बारे में मैं अभी बताता हूं। लेकिन लिकर यानी शराब, चरस, गांजा, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग पर जो ड्यूटी थी एक्साइज की भी, वो किसके पास थी? स्टेट गवर्नमेंट। वैट लगता था ऑन सेल विद इन स्टेट। देखिए सेल्स का जो भी टैक्स था वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट का था। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इससे जीएसटी की बेस बनेगी। सेल्स के ऊपर जो भी टैक्सेस मिलने थे वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलने थे। जब विद इन स्टेट बेचते थे हम माल तो उस पर लगता था वैट। हर स्टेट अपना वैट चेंज कर सकती थी, इसलिए गोवा में जो है पेट्रोल सस्ता है, डीजल सस्ता है, यूपी में पेट्रोल डीजल महंगा है, सब अपने, क्योंकि स्टेट लिस्ट 2 का आइटम था, स्टेट गवर्नमेंट तो अपने अपने हिसाब से कर सकते थे। हरियाणा में आप जाएंगे तो शराब सस्ती है, तो क्यों है शराब सस्ती? को मिला देते हैं क्या उसमें? कुछ कच्ची दारू थोड़ी ना मिलाते हैं उसके अंदर, वो क्या कर देते हैं? टैक्सेस कम है उनके। तो विद इन स्टेट जब आप बेचते हैं तो वैट होता है, जब इंटर स्टेट बेचते हैं तो सीएसटी होता है। मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं सेल्स टैक्स सारा किसको मिलना है? स्टेट गवर्नमेंट को। अब जरा अगर आप देखें, यूपी ने यूपी को माल बेचा 100 रुपए का, इस पे 10 रुपए का वैट लग गया, 110। ये 10 रुपए किसको मिलेंगे? कौन सी स्टेट को? यूपी को। यूपी ने दिल्ली को माल बेचा 100 रुपए, 10 रुपए का टैक्स लगा, ये 10 रुपए किसे मिलेंगे? स्टेट को मिलना है। हर सेल का टैक्स स्टेट को मिलना है। किसको मिलेंगे? दिल्ली कह रहा है भाई साहब हम नहीं होते तो माल कहां से आता? हमारी वजह से तो बिका है, बायर हमें दो। यूपी कह रहा है क्या बात कर रहा है, हमने तो बेचा है। यूपी गवर्नमेंट लेगी। अब लड़ाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ऐसे में लड़ाई हो जाती थी, बोले जाना है स्टेट को, बट किस स्टेट को जाएगा? तो इस मुद्दे को डिसाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती थी। मान लीजिए इन दोनों लोगों में लड़ाई हो रही है कि ये सामान मेरा है, ये मेरा है, और मैंने कहा चलो मैं डिसाइड कर लूंगा किसका है, और मैंने डिसाइड करके कहा तुम दोनों की लड़ाई 1 मिनट में खत्म कर देता हूं, ये मैं रख लेता हूं, ना तेरा है ना मेरा है ना इसका है। बताइए राइट सॉल्यूशन है? अगर आप लोगों को किसी बात में लड़ाई हो रही हो कि सर मेरा सामान है, ये कह रही है मेरा सामान है, और मैं कहूं लड़ाई 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, मेरा हो गया खत्म, ये ठीक रहेगा या ये गलत हो जाएगा? भाई आप दोनों में से ही तो किसी का होना है। ये कौन सा मैं सॉल्यूशन लेके आया? मैंने कहा ना ना ना, जड़ी खत्म कर दो, ये मैं ले जाता हूं। तो सेम सेल्स टैक्स होना किसका था? स्टेट गवर्नमेंट का। प्रॉब्लम आ गई, इस केस में लड़ाई हो गई यूपी दिल्ली वाले में। देन सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि तुम लॉ बनाओ कि ये कौन रखेगा, बट रखेगा कौन? स्टेट ही रखेगा। तो इसलिए इंटर स्टेट पे जो सीएसटी लगता है, ये सीएसटी वाला लॉ बनाती है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, बट रिटेन्ड कौन करता है इसे? स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी स्टेट करेगी इससे, अभी ये सब हम धीरे धीरे देखेंगे जब हम जीएसटी में घुसेंगे। ओरिजिन बेस्ड, डेस्टिनेशन बेस्ड, वो धीरे धीरे पहली क्लास में नहीं आएगा, दूसरी तीसरी क्लास तक सब आ जाएंगी चीजें आपके पास। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अभी अपनी मर्जी से कुछ भी नोट कर लीजिएगा, बाकी बुक से मिल जाएगा। मैं ठीक है, क्योंकि जीएसटी आया ही क्यों? जब तक ये बात समझ नहीं आएगी, उसका बेसिक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, आगे सारे चैप्टर्स में दिक्कत रहेगी। तो ये हमारे यहां होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके के टैक्स लगाती थी। अभी तक नहीं पता जीएसटी क्यों आया, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि जीएसटी से पहले क्या क्या होता था। टैक्स लगाने का भी प्रोसीजर था, एक टैक्स लेवीड प्रोसीजर, और समझ लीजिए, फिर मैं सारी क्लास जोड़ दूंगा। 3 तरीके से लेवी कर सकती थी गवर्नमेंट टैक्स को, 2 तरीके से। सिंगल पॉइंट टैक्सेशन होता था, इसके 2 पार्ट होते थे।
फर्स्ट स्टेज टैक्स और लास्ट स्टेज टैक्स। दूसरा होता था हमारा मल्टीपल पॉइंट टैक्स। पहले मैं आपको ये बात समझाऊं, यानी कौन कौन से टैक्स होते थे जीएसटी आने से पहले, वो समझ में आ गया, बट जीएसटी क्यों आया अभी नहीं समझ में आया। टैक्स लगाते कैसे थी गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स, वो सिंगल पॉइंट टैक्स होता था या मल्टीपल पॉइंट टैक्स। इसका इनकम टैक्स वाले लेक्चर में कुछ नहीं लिखा है हमने, ठीक है, अब यहां समझिए। सिंगल पॉइंट टैक्स, फर्स्ट स्टेज टैक्स भी होता था, लास्ट स्टेज भी। जैसे मैं एक सेल्स वाला एग्जांपल लेता हूं, यानी गवर्नमेंट को टैक्स लगाना होता तो कैसे कलेक्ट करती थी, तो गवर्नमेंट के पास एक तरीका होता था, केवल एक पॉइंट पे टैक्स लगा दे, फर्स्ट स्टेज पे लगा दे। जैसे मेरा एग्जांपल सुनिए फर्स्ट स्टेज टैक्स का, ये नोट भी करेंगे। फर्स्ट स्टेज टैक्स, सीधे से एग्जांपल, क्योंकि ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, सीधे से एग्जांपल से समझ जाएंगे। ए ने माल बेचा बी ने माल बेचा सी और सी ने माल बेचा डी। 4 लोगों को माल बिक रहा है। हम सेल्स में एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेज का मतलब पहली बार टैक्स लगेगा। 100 रुपए का माल, टैक्स लगा 10, कितने का बिका 110। किसके पास चला गया माल, बी के पास। बी को कितने का पड़ा 110। 20 में अपना क्या जोड़ेगा, प्रॉफिट से 40 रुपए, 150। क्या बी कोई टैक्स जोड़ेगा, सिंगल पॉइंट टैक्स था, फर्स्ट स्टेज टैक्स था। सिंगल पॉइंट का मतलब केवल एक बार टैक्स लगेगा, लग गया ना। 150 में किसको बिकेगा, सी को। सी इज ऑल्सो रीसेलर। सी ने अपना प्रॉफिट जोड़ा 50, कितना हो गया 200। 200 का माल सी डी को दे रहा है, कितना टैक्स लगाएगा, टैक्स कितना लगाएगा 0। अभी जीएसटी कैसे आया वो अलग बात है। डी पे पहुंच गए, डी पे माल 200 रुपए का आ गया, गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स आया 10 रुपए का, ठीक है। गवर्नमेंट ने बाद में सोचा यार हम बड़े बेवकूफ हैं, माल तो एक तरीके से 190 का बिका, अरे ये लोग तो बीच के लोग हैं, यानी प्रैक्टिकली डी ने तो 190 प्लस टैक्स में खरीदा है ना माल, तो अगर 10% टैक्स रेट है यार, तो 190 पे 19 रुपए की कलेक्शन आनी चाहिए थी। हम तो बहुत ही अंडर टैक्स ले रहे हैं, हमने पहली स्टेज पे लगा दिया, सारे के सारा जो बाद में मार्जिन था रीसेलर्स का, उस पर कोई टैक्स ही नहीं आया। जबकि किस प्राइस पे लगना चाहिए टैक्स, सेलिंग प्राइस पे। अगर सेल्स टैक्स की बात करें, 100 वाज नॉट द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एक्चुअली जो था वो 190 था, 19 आना चाहिए था, टैक्स आया 10, बेवकूफ बन गई गवर्नमेंट। उसके बाद जब ये टैक्स इंडिया में लगा तो इंडियंस अलग आ गए बोले टैक्स हम कभी नहीं देते, हमारी फितरत है, हम टैक्स में इंटरेस्टेड नहीं होते। इस ए ने क्या करा, एक फर्म बना ली मिसेज ए के नाम की, और पहली सेल अपनी वाइफ को मार दी 10 रुपए की। बोले अब हम लोगों में ज्यादा बातचीत नहीं होती, इनकी फर्म अलग है, और 10 रुपए में पहला मिसेज ए को बेच दिया माल। अब जब फर्स्ट सेल क्या हो गई 10 रुपए की, टैक्स कितना आया 1, 11, मिसेज ए ने उठा के इसे 110 में ही माल बेच दिया। अब बी ने एक्चुअली में पहले भी 110 दिए, अब भी 110 दिए, गवर्नमेंट पे कितना टैक्स आया यार, सोचो ना। ए ने पहले मिसेज ए को बेच दिया 10 रुपए का, फर्स्ट सेल हो गई 10 रुपए की, 10 रुपए पहला टैक्स लग गया, 1 रुपए, गवर्नमेंट को 1 रुपए दे दिया। फिर मिसेज ए ने बी को बेच दिया, बी पहले भी 110 में खरीद रहा था, अब भी 110 में ही खरीद रहा है। 110 में अब 1 रुपए गया गवर्नमेंट पे, तो हर इंसान का अपना घर में ही एक फर्म स्टार्ट हो गई। तो क्या ये टैक्स स्ट्रक्चर चल पाया होगा भारत में? अभी जीएसटी नहीं आया, लेकिन उससे पहले की बात है, क्या ये चल रहा होगा? नहीं, ये कट गया। गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, इसको करो लास्ट स्टेज। लास्ट में जब बिकेगा तो कितनी भी मिसेज बीच बीच में आती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबकी बीवियां अगर बीच में आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में तो किसको बिकेगा, कस्टमर को हमें लास्ट पे लेना है। तो उनने, गवर्नमेंट ने अपना क्या देखा, ए बी सी और डी। 100 का माल ए ने बेचा, टैक्स 0, बी ने 100 का खरीदा, प्रॉफिट कितना जोड़ रहा था बी अपना 40, 140, बी टैक्स नहीं लेगा।
सी पे 140 आया, प्रॉफिट कितना जोड़ रहा था 50, 190, टैक्स नहीं लेगा, डी नहीं ये टैक्स लेगा, लास्ट में बेच रहा है ना 209, डी पे कितने का आया 209, गवर्नमेंट पे टैक्स कितना आया 19 रुपये। ठीक है, अब इसमें एक बड़ी परेशानी थी, एक तो ये नहीं पता लगेगा कौन लास्ट बेच रहा है, डी फर्दर बेचेगा नहीं बेचेगा, ये बड़ी समस्या थी। दूसरा, चलो इसके लिए कुछ फॉर्म्स बना दिए थे कि अगर आप रीसेलर हो तो ये फॉर्म दिखाओ वरना आपको कंज्यूमर मानेंगे, वो तो एक अलग बात थी। दूसरी बात क्या होती थी, सी डी से पूछता था बिल के लेगा माल बिना बिल के लेगा, डी कहता था मतलब बोले अगर बिल के साथ लेगा तो 209 का पड़ेगा वरना 204 का दे देंगे। अब बताइए डी क्या करेगा, 204 का ले लेगा, 209 का उसे 204 हो गया। सी क्या करेगा, सी दिखाएगा ही नहीं सेल हुई बिना बिल के, सी के कहां पड़ा है ये गोडाउन में। अब डर ये है कभी भी रेड हो गई तो स्टॉक पकड़ा जाएगा, स्टॉक में होगा नहीं, तो अचानक सी के आग लग जाती थी। यार आग किसी के भी लग सकती है, अचानक आग लग गई, धू धू हो गया सारा स्टॉक, बोले मेरा स्टॉक था जल गया, बिना बिल के माल बिक गया। हर दूसरे चौथे आदमी के यहाँ हर एक आध साल में एक बार आग लग रही थी। आपको अगर ध्यान हो तो पहले जो है बिना बिल के बहुत माल बिकता था, बोले बिल के लेना है बिना बिल के लेना है, तो जो बिना बिल के माल बेचता था उसका यानी अभी माल बिका ही नहीं तो उसके कहाँ है वो स्टॉक में, बट वो स्टॉक कैसे मैनिपुलेट करेगा वो कर लेता था। तो गवर्नमेंट जो 19 के ख्वाब सजाई हुई थी हाथ कुछ आ ही नहीं रहा था, गवर्नमेंट को लगा यार इसमें तो बहुत गड़बड़ हो रही है, माल खूब बिक रहा है लेकिन दिखाया नहीं जा रहा, और किस किस के यहाँ जाके आप इतने तो एम्प्लॉय नहीं है, किस किस के यहाँ जाके आप स्टॉक चेकिंग करोगे, बहुत डिफिकल्ट काम है। गवर्नमेंट ने कहा बेकार है, ये एक स्टेज पे लगाना महाबेवकूफी है। सो ये जो सिंगल पॉइंट था ये प्रपोज होके चल ही ना पाया। अब क्योंकि जीएसटी, तो क्या जीएसटी जब इतना रिफाइन सिस्टम लाए कि जीएसटी सिंगल स्टेज लग रहा होगा, हर स्टेज पे लगता है टैक्स, आप खरीदो मैं लूंगा तो मेरे को भी टैक्स देना पड़ेगा और मैं आपको दूंगा तो आपसे भी टैक्स लेना पड़ेगा, हर स्टेज पे। इसमें कमियां बहुत है ना सिंगल स्टेज पे। मैं आपको रूपरेखा बना रहा हूं, आज जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। ठीक है जी, मल्टीपल स्टेज क्या था साहब, इसकी एग्जांपल मेरे ख्याल से एग्जाम में क्लियर कर देंगे, क्योंकि यहां से ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, उससे सीधे एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। मल्टीपल स्टेज का लिखिए साहब, उन्होंने कहा हर बार लगाओ टैक्स, ए बी सी डी 100 टैक्स लगाओ भाई इस पे। वैसे अब रेट थोड़ी कम करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को क्योंकि हर एक स्टेज पे लगाना है, पर हम 10 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 110 पे बी पे आया, बी ने अपना क्या जोड़ा प्रॉफिट, कितना जोड़ रहा था प्रॉफिट 40, 150, बी क्या करेगा टैक्स लगाएगा 15, 165 पे सी पे आया, सी ने अपना प्रॉफिट जोड़ा 50, 215, इस पे टैक्स लगेगा 246.5, 246.5। डी की चीख निकल गई, बोले ये कौन सा टैक्स लगा दिया। तो भाई साहब अगर 3-4 लोग और बीच में आ गए होते तो ये तो माल ही नहीं खरीद पाता। ये बोले हर स्टेज पे लगाएंगे हम टैक्स। अब जब हर स्टेज पे लगाया तो डी तो बहुत महंगा पड़ा, तो गवर्नमेंट ने कहा चलो हम रेट कम कर देंगे, पर लोगों ने कहा है बड़ा गलत सिस्टम। आप 150 पे टैक्स लगा रहे हैं, इसमें 110 है और 110 के अंदर टैक्स है, यानी आप एक बार टैक्स पे दोबारा टैक्स लगा रहे हैं, वैल्यू पे टैक्स लगना चाहिए। आप 215 में टैक्स लगा रहे हैं, 215 के अंदर ये 40 भी है ये 10 भी है। सो आप क्या कर रहे हैं, टैक्स ऑन टैक्स कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कैस्केडिंग। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कैस्केडिंग पूरी जीएसटी की नींव डाल देगा ये। कैस्केडिंग होता था टैक्स ऑन टैक्स, इन्फ्लेशन होता था, और रीजनेबल भी नहीं है, टैक्स ऑन वैल्यू होना चाहिए।
वो तो अगर कई सारे बीच में डीलर घुस गए तो चीजें महंगी हो जाएंगी। गवर्नमेंट को टैक्स तो आ रहा है ज्यादा बट अनजस्ट है, तो क्या ये सिस्टम चल पाया होगा? तो ये था मल्टीपल स्टेज विद कैस्केडिंग का एग्जांपल। ये बहुत ही खराब सिस्टम था, ये चला कुछ टाइम और बिल्कुल खराब सिस्टम था। तो गवर्नमेंट ने कहा करें क्या? तो फिर ये बात है, ऐसा करो मल्टी स्टेज ही रखो, विदाउट कास्केडिंग कर दो, बस कुछ ऐसा कर दो कि कैस्केडिंग ना हो, यानी कई स्टेजेस पे ही लगे बट टैक्स ऑन टैक्स नहीं होना चाहिए। बोले साहब ऐसा कैसे होगा? बोले देखिए ऐसे होगा। अभी जीएसटी की पूर्व संध्या ही चल रही है, देखिए ए बी सी डी, सौ मल्टी स्टेज है तो हर स्टेज पे लगेगा 10% एग्जाम्पल ले लेते हैं, टैक्स 10, ये टैक्स भी जीएसटी नहीं है, 110। बी को कितने का माल पड़ा? 110। बी से पूछा गया तू अल्टीमेट कंज्यूमर है क्या? बी बोला नहीं हम तो माल बेचते हैं, वी सेल द गुड्स, रीसेलर है। तो बोले जब तू अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं है तो कोई भी टैक्स तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आज दे भी दिया है तो इसे खर्चा क्यों मान रहे हो? ये तो एक तरीके का तुम्हारा एसेट है, रिकवरी हो जाएगी। आप अपनी कॉस्ट 100 मानो, बी कह रहा है ये क्या है 110 गए जेब से, बोले पहले समझ लो 100 मान लो, इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ो 140, सी पे टैक्स लगाओ 14, 164। जब ये 164 आपके पास आए तो 14 रुपए जो आपके पास टैक्स आया उसमें से कितना टैक्स आप पहले गवर्नमेंट को दे चुके हो? 10। तो आप केवल 4 रुपए दो। ए ने कितना टैक्स दे दिया था? 10। किससे लेके दिया था? बी से। अब बी कह रहा है लेकिन मैं तो कंज्यूमर हूं नहीं, मेरी जेब से टैक्स क्यों चला गया? तो गवर्नमेंट बोली टेंशन मत ले, तेरे को वापस मिल जाएगा, जब तू कंज्यूमर नहीं है तो तेरे से जाना नहीं चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये 10 किसकी जेब से गया? बी की, एंड बी इज नॉट कंज्यूमर। तो बी ने कहा कि भाई, बी से कहा गया तुम अपने 110 दिए, 10 तुम्हें मिल जाएगा, तुम देखते रहो, तुम अपनी कॉस्ट जब 10 मिल जाएगा तो 100 ही मानो। 40 प्रॉफिट जोड़ो 140, 14 रुपए का टैक्स लो, 14 में से अपने 10 रख लो, कितना टैक्स दो? 4। सी इज अ रीसेलर और कंज्यूमर, कितने का पड़ा इसे? इसने 14 रुपए टैक्स दिया है सी ने, 140। इससे कहा गया अपना प्रॉफिट जोड़, कितना था? 50, 190, 19 का टैक्स 209, 19 आने के बाद अपने 14 वापस रख लेना। डी पे पड़ा 209। पहली बात बताइए, इन्फ्लेशन हुआ क्या? 209 का 209 पे ही। रीजनेबल प्राइस क्या होना चाहिए था? 209। कितने भी लोग आप ऐड ऑन कर लीजिए, टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है क्या? ये 100 पे ही लग रहा है, मतलब 100 ही जुड़ा, ये 10 इसमें कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हुआ। दूसरा, कंज्यूमर ने कितना टैक्स दिया? डी वाज द कंज्यूमर, कंज्यूमर ने कितना टैक्स दिया? डी ने कितना टैक्स दिया है? 19। गवर्नमेंट के पास कितना आया? 10, 14, 5, 19। क्या रीसेलर पे कोई टैक्स पड़ा? सी के ऊपर कोई टैक्स बर्डन आया क्या? सर आया था 14, वापस रख तो लिया। क्या बी पे कोई टैक्स आया था क्या? सर आया था 10, इसने भी रख लिया। तो ये लोग अपना टैक्स बर्डन शिफ्ट करते रहे, इससे कोई कैस्केडिंग नहीं हुआ, टैक्स ऑन टैक्स नहीं हुआ। अब जरा सुनिए, इसे हम वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते थे, वैल्यू एडिशन पे टैक्स। देखो इस पे 4 लगा और इसने वैल्यू एडिशन सिर्फ 40 की करी थी। टोटल पे लगा नहीं सकते ना, टोटल पे 100 पे तो पहले लग चुका ना, तो फिर टैक्स ऑन टैक्स हो जाता 40 पे लगेगा। एक चीज पे 2 बार टैक्स कैसे हो जाएगा? इसने कितनी वैल्यू एडिशन करी? 50। इसकी जेब से कितना गया? 5। इसने कितनी वैल्यू एडिशन करी थी? 100। इसकी जेब से कितना गया? 10। तो टोटल माल 100 प्लस 40 प्लस 50 190 का था, टैक्स 19 गया। किसी की भी जेब से नहीं गया, आगे से ले लिया। अब जरा बताइए, अब सर वही नंबर 2 की बिलिंग सोचते हैं। बी ने सोचा
सी को नंबर 2 में माल, सी ने सोचा डी को नंबर 2 में माल दे दे, देगा सी या नहीं? सी का कितना पैसा अटक चुका है? सी के कितने पैसे अटक चुके हैं? 14 रुपए। गवर्नमेंट ने कहा बेटा वो तो आप डी से लोगे ना तब रख लेना। डी आया, बोले भाई साहब वो स्कीम है कि अभी नंबर 2 वाली जो आप कह रहे थे। अब बताइए अगर मैं डी को नंबर 2 में बेच देता हूं, मैं सी हूं, तो मेरे पास टैक्स आएगा नहीं, और मेरे जो पुराना टैक्स गया है वो कैसे एडजस्ट होगा? भाई मेरे 14 रुपए फंस चुके जो मैंने बी को दिए, ये रिकवर कैसे होंगे? जब मैं डी से लूंगा। तो डी को बिना बिल के दूं क्या? क्या करना पड़ेगा? बिल देना पड़ेगा। बी के 10 रुपए अटक गए, बी कैसे अपने टैक्स वसूलेगा 10 रुपए? आगे से टैक्स लेके। इसलिए आप कभी भी अब किसी दुकान पे जाते हो, फट से बिल काट देता है, क्योंकि वो तो इसलिए बिल काट रहा है उसका पुराना रिकवर हो जाए। और अब अगर आग लगी तो गए, ये गवर्नमेंट कहती है आपको टैक्स अगर वापस लेना है तो आगे से लेना पड़ेगा। अब अगर आपकी यहां आग लग गई तो जैसे वो लॉस हुआ वैसे टैक्स का लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से वो भी वसूल लेना, हम कोई वापसी नहीं करेंगे। देयर इज नो सिस्टम, एंड दिस सिस्टम इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपने इनपुट पे जो टैक्स दिया है उसका एडजस्टमेंट करना, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो बी को कितना आईटीसी मिला, इसे आगे से हम प्यार से बोला करेंगे आईटीसी। बी को कितना आईटीसी मिलेगा? 10 रुपए का। बी का इनपुट पे कितना टैक्स फंस गया? बी का इनपुट क्या था जो उसने ए से खरीदा? 100 का। इस पे टैक्स देके आया था ना बी, कितने रुपए का? 10। इनपुट टैक्स फंस गया, इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? सी से लेगा, तो इस 10 रुपए का एडजस्टमेंट ले लिया इसने। सी का कितना इनपुट टैक्स फंस गया? 14। सी ने 140 का माल खरीदा था ना, सी इसकी एडजस्टमेंट कैसे लेगा? डी से माल खरीदेगा। ये भी जीएसटी से पहले हो रहा है, ये भी जीएसटी से पहले हो रहा था। तो ये तो सिस्टम सही था नहीं। अब इसमें क्या दिक्कत थी? यहां कोई टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो रहा था, कोई नंबर 2 की बिलिंग नहीं हो रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग कूल। मतलब अब जीएसटी का मतलब समझ नहीं आ रहा क्यों चाहिए जीएसटी। कोई कैस्केडिंग नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं है, सब सारी चीजें सही चल रही है। जो जब बेचेगा नंबर 2 की बिलिंग बिल्कुल खत्म हो गई। इंटर स्टेट की प्रॉब्लम। और बताइए आप क्या कहते हैं? नहीं तो वो तो और कौन लेगा का? सारा जो जाने ही कंज्यूमर पे था। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या था? अल्टीमेट कंज्यूमर पे ही पड़ेगा, बीच में जो इनकम टैक्स है वो लोगों पे पड़ेगा। अभी आप अंकल चिप्स खरीदते हैं या कोई भी चिप्स खरीदते हैं तो उसका जो टैक्स बर्डन है वो तो आप ही पे जाएगा ना, बीच में कोई नहीं लेता। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा था देखिए, ऐसा करते हैं हम एक एग्जांपल सेल्स टैक्स का लेते हैं। यूपी यूपी यूपी, ये रीसेलर है बीच वाला। जरा यहां से पहले समझ लीजिए, इस वाले रीसेलर ने 100 रुपए का माल खरीदा, 10 रुपए का टैक्स देके 110। ये 10 रुपए किस गवर्नमेंट के पास गए होंगे? सेल्स टैक्स है यूपी गवर्नमेंट के पास। फिर इसने 150 का माल बेचा, 15 का टैक्स लिया, 165 इसको बेचा। ये 15 रुपए भी इसे किसे देने? सेलर। टैक्स पहले सेलर कलेक्ट करके दिया करता है, जो कलेक्ट करता था वही जमा कराएगा। तो 15 रुपए भी किसके पास जाएंगे? यूपी। अब ये कहता था कि भाई मैं 10 पहले दे चुका हूं, तो 15 माइनस 10 मैं केवल कितने जमा कराऊंगा? 5। 10 पहले गवर्नमेंट पे आ चुके, गवर्नमेंट के बाद टोटल 15 आ गए, कंज्यूमर में 15 पड़ गए। अब इस एग्जाम्पल को ऐसे देखते हैं, यूपी दिल्ली यूपी महाराष्ट्र। इस दिल्ली वाले ने 100 का माल 110 में खरीदा, ये 10 रुपए किसके पास चले गए? यूपी गवर्नमेंट। 150 15 165 में माल बेचा, ये 15 किसके पास जाने? दिल्ली। सेल्स टैक्स है ना। अब जब ये दिल्ली वाला 15 रुपए देने गया तो केजरीवाल से बोला 10 रुपए हमने योगी जी को दे दिए, वो एडजस्ट कर दो। कह रहे योगी कौन है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कह रहे नहीं आप समझे नहीं, इसने समझाया। बोले देखिए केजरीवाल जी, हमने ये 100 रुपए का माल 10 रुपए देके 110 खरीदा, 10 रुपए योगी जी के पास जमा करा दिए, अब 15 हमारे पास आए हैं, एडजस्टमेंट करिए। होगी एडजस्टमेंट या नहीं? आप किसी कोचिंग में फीस जमा करा के यहां मेरे से एडजस्टमेंट मांग ले, बोले सर वहां जमा कराया तो यहां एडजस्ट कर दीजिए। कहूँगा क्या बकवास है यार,
मेरी ब्रांच में जमा करा, मेरे कहीं जमा करा तो समझ में आता है, इससे क्या मेरा मतलब है। सो ये प्रॉब्लम आती थी जब इंटर स्टेट परचेज होती थी, तो वहां पे चीजें महंगी होती थी। अब जरा देखिए, क्या इसे इस 10 रुपए का क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि ये 10 रुपए कहां चले गए, यूपी पे, और इसे टैक्स किसे देना है, दिल्ली को, तो दिल्ली वाला यूपी का एडजस्टमेंट नहीं देगा। तो अब ये अपनी कॉस्ट कितनी मानेगा, ये वाला 110। ये कह रहा मेरी 100 नहीं है कॉस्ट, जब 10 मिलने नहीं वापस, तो जब 10 मिलने नहीं तो मेरी कॉस्ट क्या हो गई, 110। चीजें महंगी हो जाएंगी, चीजें क्या हो जाएंगी। जरा आप सोचिए, मैं नोएडा में हूं सपोज, गाजियाबाद वाला मुझे 100 प्लस 2 रुपए, 102 रुपए में दे रहा है माल, 100 प्लस 10, 110 में माल दे रहा है, मैं रीसेलर हूं। और दिल्ली वाला मुझे ऑफर कर रहा है 100 प्लस 2 में, 102 में। देखिए दिल्ली वाला कह रहा है 100 प्लस टैक्स लगाएंगे 2, आपको 102 रुपए में माल दे देंगे। गाजियाबाद वाला कह रहा है 100 प्लस 10 रुपए टैक्स लगाएंगे, 110 में देंगे। बताइए आप लोग नोएडा के यहां किससे माल खरीदेंगे, गाजियाबाद से या दिल्ली से? दिल्ली से। आप दिल्ली से माल खरीदेंगे, आपको कितने का पड़ेगा, 102। आप गाजियाबाद से माल खरीदेंगे, कितने का पड़ेगा, 10 रुपए तो वापस मिल जाएंगे ना। अरे अब मान लीजिए ये नोएडा वाला आगे जाके मुरादाबाद को या दिल्ली को कहीं को भी सेल करता है, मुंबई को कहीं भी सेल करता है, 150 प्लस 15 पे, 165 पे, इस पे जो 15 आएंगे, उस 15 में से ये 10 तो एडजस्ट हो जाएंगे, पर ये 2 एडजस्ट। तो ऐसी कंडीशन में इसको सस्ता किससे पड़ रहा है माल, भाई मैं अगर वहां 10 दे आया हूं तो वो 10 तो मुझे मिल ही जाएंगे, तो मेरी इफेक्टिव कॉस्ट क्या पड़ रही है, 100। लेकिन अगर मैं दिल्ली में देके आया हूं 2 रुपए, तो मुझे कभी भी वापस नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही थी, लोग ऐसे इंटरस्टेट माल नहीं खरीद पा रहे थे, देश कई टुकड़ों में टूटता जा रहा था, ये एक बड़ी भारी समस्या आने लगी थी। दूसरी एक बात जरा ये समझिएगा, सर्विस टैक्स का एग्जाम्पल लीजिए जरा। अब सर्विस टैक्स का, एक आदमी ने 100 रुपए की सर्विस पे 10 रुपए का सर्विस टैक्स लगाया, यूपी का आदमी है, और मुंबई, यूपी ने 100 रुपए की सर्विस दी 110 में, दिल्ली वाला सर्विस ले रहा है, ये 10 रुपए का सर्विस टैक्स किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा ना। सर्विस टैक्स कौन लेवी कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको पड़ा 100 का माल, इसने 50 रुपए की और जोड़ी अपनी प्रॉफिट, 150, 15 का टैक्स लगाया, 165 मुंबई को दे दी। ये सर्विस टैक्स कहां जमा होना है, सेंट्रल। अब बताइए, ये दिल्ली वाला कहेगा मैंने 10 रुपए पहले जमा करा दिए, तो अब ये पूरे 15 देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 10 एडजस्ट करके देगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, केवल किन केसेस में प्रॉब्लम आ रहा था, स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट में प्रॉब्लम था, यूपी से खरीदूं दिल्ली से खरीदूं, यही नाटक चलते रहते थे। अच्छा अब एक एग्जांपल मिक्स कर लेते हैं, 100 रुपए का माल बना, 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी चली गई, 110, ये किसको गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर वैट लगा, ठीक है, वैट लगा से 40 रुपए, 11 रुपए, 121, ये किसको जाएगा वैट, स्टेट गवर्नमेंट को। अब जब ये 121 का माल आगे बेचेगा, ये यूपी, ये भी यूपी, आगे भी माल यूपी को बिकेगा। इस यूपी वाले को किस चीज की वापसी हो जाएगी,
सिर्फ 11। इस 10 की वापसी नहीं होगी क्योंकि 10 किस पे चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जब ये आगे माल बेचेगा तो किसके लिए लाएगा, स्टेट। तो अननेसेसरी इस 110 पे टैक्स लग रहा है, और टैक्स लगने से क्या होता जा रहा है, कैस्केडिंग भाई, क्योंकि ये 10 वापस ही नहीं मिलने। तो क्या होता था, किसी टैक्स की वापसी होती थी, किसी की वापसी नहीं होती थी, जिस वजह से टैक्स ऑन टैक्स हो जाता था। गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, इसी एग्जाम्पल को करेक्ट करो, ये 100 है, इस पे लगाओ केवल जीएसटी, ये भी 10% था, ये भी 10% था, अब 20% ही लगाओ। एक तो माल जो 121 का था वो कितने का पड़ेगा, 120। ये जीएसटी लगाओ आप, एक ही टैक्स, किसको जाएगा अभी बात नहीं हो रही, लेकिन इसका एडजस्टमेंट हमेशा मिलेगा। अब ये बी को जाएगा, बी कितने का माने अपनी वैल्यू 100, क्योंकि ये तय है कि जीएसटी का एडजस्टमेंट मिले। तो पहली फुर्सत में ही एक तो दोनों 10-10% है, पर टैक्स ऑन टैक्स नहीं हुआ, सस्ता हो गया। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे, कोई सेंट्रल लगा रहा था, कोई स्टेट लगा रहा था, स्टेट वाला सेंट्रल का एडजस्टमेंट नहीं दे रहा था, सेंट्रल वाला स्टेट का एडजस्टमेंट नहीं दे रहा था, स्टेट आपस में एडजस्टमेंट नहीं दे रहे थे, इस वजह से टैक्स ऑन टैक्स होता जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने सारे टैक्स को सम अप करके एक टैक्स बनाने की कोशिश करी, दैट इज नोन एज जीएसटी। तो गवर्नमेंट ने कहा, अब उस स्ट्रक्चर पे वापस आ जाएं, गवर्नमेंट ने कहा इन सबको एक मिला दो, और मिला के क्या बना दो, जीएसटी, और जीएसटी का शेयरिंग कर लो, सेंट्रल को भी स्टेट को भी। जैसे 20% लगेगा, 10-10 आपस में दोनों बांट लेंगे। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स सेंट्रल के थे, वैट स्टेट का था। भाई कोई माल बनेगा एक्साइज लगेगा, फिर बिकेगा वैट लगेगा, अगर हम एक रेट लगा देंगे तो भी दोनों में आपस में बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा एक्साइज तू गया, सर्विस टैक्स तू गया, वैट तू गया, ये आज भी है, सीएसटी ये गया, एंटरटेनमेंट टैक्स ये गया, सब गए। तो जब ये सारे चले गए, बट गवर्नमेंट ने कहा, स्टेट गवर्नमेंट ने बोले सर ये बात सारी समझ में आती है, बट हम इसे नहीं जाने देंगे। बोले गए क्यों, पूछा गया क्यों, बोले देखिए साहब 100 रुपए का माल था, 10 रुपए एक्साइज लगती थी, वैट लगता था, ये सेंट्रल को जाता था, ये स्टेट को जाता था, आपस में कॉम्प्रोमाइज होके 100 + 20 हो गया 120, सेंट्रल और स्टेट ने बांट लिया, समझ में आता है। बोले बट यही एग्जाम्पल अगर हम लिकर के केस में देखेंगे तो 100 रुपए का माल है, एक्साइज ड्यूटी लगती थी 10, वैट लगता था, ये किसको जाता था, स्टेट गवर्नमेंट को, ये किसको जाता था, स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा भाई लिकर में आपका रोल कभी था ही नहीं, अगर लिकर को हम जीएसटी के अंदर ले आएंगे तो क्या होगा, ये दोनों बटेंगे, जबकि ये तो दोनों ही हमारे थे। तो उन्होंने कहा भाई एक शर्त पे जीएसटी आ पाएगा कि ये नशा जैसा था वैसे ही रहेगा, यानी शराब, चरस, गांजा, भांग, ये नशे जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, यानी पहले इन पर जीएसटी नहीं आएगा, यानी पहले भी ये स्टेट के दायरे में थे, अब भी स्टेट में। क्यों, क्योंकि अगर ये आ गए तो गवर्नमेंट पहले इन पे कमा रही थी 20-21 रुपए, अब उसके आधे हो जाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा भाई ये नहीं जा सकते, बाकी सब में तो कुछ आपका था कुछ हमारा था, मिल मिला के कर लो। इज इट क्लियर? सो आज की डेट में वन नेशन वन टैक्स इज ओनली द एडवर्टाइजमेंट। क्यों? क्योंकि आज भी वैट है, आज भी एक्साइज है लिकर के केस में। मेरे पास कई सारी बार्स का काम है, बार का काम मतलब उनका अकाउंटिंग ऑडिटिंग का काम है, तो उनका हम वैट का भी रिटर्न्स भरते हैं, उनका एक्साइज का रिटर्न भी भरते हैं, और क्योंकि उनके यहाँ सेल वगैरह भी होती है, रेस्टोरेंट भी है, तो वो जीएसटी का भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन टैक्स वो चलता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अब जो मेन बात आपको समझनी है, अब हमारा आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा कि भैया ये जीएसटी किस लिस्ट के अंदर फॉल करेगा।
1 में, 2 में या 3 में? बताइए। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं 1 में करेगा, मतलब मोदी जी ये कहेंगे मैं बना देता हूं जीएसटी और जो भी मैं रेट डिसाइड करूंगा उसका आधा तुम्हें मिल जाएगा, किसी पे मैं 10 लगा दूंगा तो 5 मिल जाएगा, किसी को मैं एग्जाम कर दूंगा तो एग्जाम हो जाएगा, किसी का 18 कर दूंगा तो 9 मिल जाएगा। सारे स्टेट वाले कह रहे हैं हम तो पागल हो गए, आज तक हम अपना रेवेन्यू कमाते थे, आप पे आश्रित हो जाएंगे, ये नहीं चलेगा, लिस्ट 1 में नहीं चलेगा। उल्टा कर लो, आप हिंदू मुस्लिम में चक्कर में ही लगे रहो, हम लिस्ट 2 में डाल देते हैं ये वाले आइटम को, और लिस्ट 2 में जब ये आइटम चला जाएगा तो हम सारे रेट डिसाइड कर लेंगे, आधा आप ले लेना। मोदी जी बोले तो मतलब ही नहीं बनता। तो बताइए किस लिस्ट में जाएगा ये? लिस्ट 3 में। लिस्ट 3 में बेटा वो आइटम, लिस्ट 3 में भी मेन सुप्रीमेसी किसके पास रहती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा और सिर्फ सेंट्रल का रोल क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी डिसाइड करना। मोदी जी बोले ये भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए एक स्पेशली एक आर्टिकल 246A इंट्रोड्यूस्ड हुआ, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 246A आया जिसने जीएसटी में पावर्स डिफाइन करी सेंट्रल और स्टेट की। और मैं आपको बता दूं, इस क्योंकि एक्ट तो बनने ही थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी लगाएगा उसका नाम है सीजीएसटी एक्ट, ये एक होगा हमारे पास। स्टेट कितने आज की डेट में हमारे? 370 हटने के बाद 28, पहले 29 थे, जम्मू एंड कश्मीर हट गया। और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 9 में से भी 2 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी, इनमें 2 में अपना स्टेट लेजिस्लेशन है, अपना लॉ बना सकते हैं, बाकी 7 सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना के भेजती है। तो आज की डेट में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी लगाएगा उसके लिए सीजीएसटी एक्ट है, स्टेट 28 है, 28 एसजीएसटी एक्ट बनेंगे, प्लस 2 ये भी 30 एसजीएसटी एक्ट है, इन 2 दिल्ली और पुडुचेरी का भी यहीं जाएगा। 7 के लिए एक यूटीजीएसटी एक्ट बनेगा। इन सब पे मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस पे इतना डिटेल में नहीं भी जाए तो भी चलेगा। तो आज की डेट में इतना समझ लें, 246A आर्टिकल आया जिसने बताया कि कैसे कैसे होगा और हम किस तरीके से स्टेट वाइज बांटेंगे। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जीएसटी आने के बाद माल सस्ता हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? पहले क्या था? 100 एक्साइज ड्यूटी लग रही थी, 10 इसकी वापसी नहीं हो पाती थी सेल्स के अगेंस्ट में, वैट लगता था 11, इसलिए 121 था। मोदी जी ने बोला अगर इस 100 पे हम जीएसटी लगा दें 20 तो 120 का हो जाएगा, तो 121 का 120 आ जाएगा। तो लोगों ने कहा वाह वाह मोदी जी की जय हो, और उन्होंने जीएसटी लगवा दिया। बट कुछ माल सस्ता हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? मोदी जी बोले ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझाया था, अब होगा क्या? मैं इसका रेट ही 28 कर दूंगा। मतलब अरे भाई 10 हटा के उन्होंने एग्जाम्पल में 20% समझाया था, लेकिन जब एक्चुअल जीएसटी बना तब रेट कितना कर दिया गवर्नमेंट ने? 28%। बाद में इतने सारे चेंजेस हुए, वो सब हम आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देंगे, क्यों इतने चेंजेस हुए, क्या होता है, कैसे रेट्स होता है। लेकिन चीजें सस्ती नहीं हुई क्योंकि रेट्स ज्यादा रखे गए, कुछ चीजें सस्ती भी, उनका रेट्स का खेल था। बहरहाल सिंपल सा है कि जीएसटी जितना आगे मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा उतना डिटेल आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 नेशन 1 टैक्स वाज ओनली दी एडवर्टाइजमेंट। आज की डेट में और भी टैक्सेस है, प्लस 246 कैसे आया, 246A कैसे आया, कैसे कैसे सीजीएसटी एक्ट बनेंगे, ये सारे के सारे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ओके, बाय बाय।